हाँ गर्ल्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन के बारे में। हमको ये पता है कि जो मृदा है वो उसका जो निष्कासन होता है वो तो बहुत तीव्र गति से होता है, लेकिन उसकी जो पूर्ति है या जो मृदा के निर्माणकारी प्रक्रिया है वह बहुत लंबी स्थिति में जाके उत्पन्न होती है। जो मृदा की 1 इंच मोटी लेयर होती है या स्तर होता है उसको निर्मित होने में 500 से 1000 वर्ष लग जाते हैं। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपरदन से हमको कितना नुकसान होता है। और हमें ये भी पता है कि पृथ्वी तल पर जो मृदा है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पदार्थ है, क्योंकि सारा जीवन इसी पर निर्भर रहता है। जो आपकी मृदा है इसके निर्माण में एक तो चट्टानों की भूमिका बहुत होती है, क्योंकि जो मूल पदार्थ होते हैं, जो पेरेंट मटेरियल होते हैं, मृदा उन्हीं के अनुसार बनती है। देन आपकी जलवायु है यानी क्लाइमेट है, वेजिटेशन या वनस्पति है, धरातल की प्रकृति है और समय के साथ साथ कई अन्य इम्पॉर्टेंट तत्व होते हैं जिनसे मृदा का निर्माण होता है। अब हमें ये भी पता है जो मृदा है वो जीव मंडल में ऊर्जा एवं पदार्थों के स्थानांतरण के लिए एक माध्यम का कार्य करती है। कैसे करती है? जो पोषक तत्व हमें चाहिए जैविक संगठकों द्वारा वो कैसे चलते हैं? वो मिट्टी में ही तो उत्पन्न हो रही हैं। वनस्पति मिट्टी में या मृदा में उत्पन्न होती है। उसी से आपकी हमने जब फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था या एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम पढ़ा था, यानी कि हमने जब जैव मंडल में शक्ति के संचालन के बारे में पढ़ा था तो हमने उसमें यही देखा था कि जो पोषक तत्व हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? मृदा से। अब मृदा भी कई किस्मों की और जातियों की होती है और वो सब अपने अपने पर्यावरणीय दशा के अनुसार होती हैं। जहाँ पर जैसा पर्यावरण पाया जाता है वहाँ पर मृदा उसी प्रकार की मृदा पाई जाती है। लेकिन जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण अवनयन है, जब मृदा अपरदन होने लगता है तो संपूर्ण उपरोक्त क्रियाएं जो होती हैं वो बाधित हो जाती हैं, यानी कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि व्हाट इज सॉइल इरोजन या सॉइल इरोजन क्या है। अर्थात जब नेचुरल फोर्सेस या प्रकृति की शक्तियों द्वारा मृदा का निष्कासन या एक स्थान से वो वहाँ से दूसरी जगह चली उसका मूवमेंट होता है, उसी को हम ये मान के चलते हैं कि वह हमारा अपरदन है। अब हम ये देखेंगे कि मृदा में अपरदन किन रूपों में परिलक्षित होता है या किन रूपों में हमें देखने को मिलता है। कौन से ऐसे फॉर्म्स हैं जिनसे हमें हमारी मृदा का अपरदन हो रहा है। सबसे पहला अपन ने लिखा है जियोलॉजिकल इरोजन, यानी कि भूवैज्ञानिक अपरदन। इसमें मानवीय रोल बिल्कुल नहीं है, मानव का इसमें कोई प्रभाव नहीं है। ये त्वरित अपरदन है, यानी कि एक्सिलरेटेड इरोजन होता है ये, जिसमें मृदा को वृक्षों की कटाई, पशुपालन द्वारा जब अतिचारण हो जाए या भूस्खलन हो जाए या हिमानीकरण हो या विस्तृत बाढ़ आ जाती है तो इन तत्वों से ये आपका अपरदन होता है, क्योंकि जो टॉप मोस्ट लेयर है वो वहाँ से हट जाती है। तो भूवैज्ञानिक जो मृदा अपरदन है इसको शैलों का जो प्रकार है, यानी वहाँ पे जो रॉक्स पाए जाते हैं, चट्टानें पाई जाती हैं, या जो वहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है या निक्षेपण होता है या उत्थान होता है, वहाँ की क्या होती हैं जो भू आकृतिक विशेषताएं हैं वो इन सब चीज़ों से प्रभावित हो जाती हैं। भैया तो उनका वहाँ पे किसी और चीज़ का डिपोजिशन हो गया या अपलिफ्टमेंट हो गया, तो इन कारण से भूवैज्ञानिक अपरदन होता है। दूसरा आपका आता है जलीय अपरदन या वाटर इरोजन। जो आपको ये पता है जल भी मृदा का अपरदन करता है
और ये कई रूपों में करता है, या तो कणों के रूप में होगा यानी कि ग्रेन्स के रूप में भी थोड़ी सी मिट्टी कहीं चली जाती है, मतलब मूवमेंट होता है, या आपका अलग अलग कणों के रूप में धरातल पर वाहित हो जाता है, मतलब वो धरातल पर बह जाता है। या थर्ड फॉर्म में अगर हम देखें तो वो जो कण है वो कहीं नए स्थान पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं या उनका निक्षेपण हो जाता है। जलीय जो मृदा है इसके हमने देखा, हम देखेंगे कि 5 तरह से जलीय अपर्दन होता है। सबसे पहला मैंने आपको बता रही हूँ वर्षा बूंद या छप छपाव अपर्दन, जिसको कि रेन ड्रॉप या स्प्लैश इरोजन भी कहते हैं। कई बार क्या होता है, जो आपकी रेनफॉल होती है यानी कि जो वर्षा होती है वो या तो प्राकृतिक रूप में बहुत धीमी होती है या रुक रुक कर होती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो आपकी सतही मृदा होती है वो क्या हो जाती है, ढीली होकर अपर्दित हो जाती है। अब ये जो अपर्दन है ये प्रभावित ढाल से प्रभावित नहीं होता और मैदानों में भी प्रभावी रहता है, मतलब ये धीरे धीरे उसका अपर्दन होता है वर्षा के कारण। जो कि वर्षा स्लो होगी तो नेचुरली वो क्या है, जो मृदा है वो ढीली पड़ती जाएगी। एक तो हुआ आपका बहुत फास्ट वर्षा हुई तो उससे तो वो बह जाएगी टॉप लेयर, और इस वाली में क्या होता है कि आपकी मृदा ढीली होती है और वो अपर्दित हो जाती है। दूसरा आपका आता है परत अपर्दन या शीट इरोजन। कई बार क्या होता है, जो जल होता है, जो सॉइल की अपर लेयर होती है ना, उसका अपर्दन अपर्दन होता है। और ये जो अपर्दन होता है ये नदियों के तलीय भागों में या बाढ़ के जहाँ बाढ़ आती है उन मैदानों के ऊपरी सतह पर होता है। और ये किससे हो रहा है, जल से हो रहा है। जितने भी आपके बाढ़कृत मैदान हैं वहाँ पे क्या होता है, मृदा का जो जल फैलाव के कारण वह क्योंकि पानी बहुत स्पीड से और एकदम आता है तो जो वो पतली परत के रूप में जो मृदा होती है वो क्या हो जाती है, और एक स्प्लैश इरोजन हुआ होता है। या मान लीजिए कि बाढ़ आ गई या उससे पहले जो वर्षा आई वो बूंदों के रूप में आई तो मृदा क्या है, ढीली हो जाती है, उसका आवरण ढीला हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट वो पूरी की पूरी बह जाती है बाढ़ आने की स्थिति में। तीसरा आपका होता है नलिका अपर्दन या रिल इरोजन। कई बार जो नदियाँ, ये सरिताओं की विभिन्न छोटी छोटी धाराएं होती हैं, ये जब बहती हैं ऊपरी परत से तो ये क्या करती हैं, जो ऊपरी परत की महीन या चिकने मृदा कण होते हैं उनको अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। तो इससे भी उनका अपर्दन हो जाता है। और जब नदी अपनी परिपक्व अवस्था में छोटी छोटी जलधाराओं में बढ़ती है, यानी कि जब वो अपनी मेच्योर एज में, ओल्ड एज में छोटी छोटी वो जलधाराओं के रूप में बहनी शुरू होती है, तो जब जलधाराएं एक दूसरे से मिलती हैं तो ये भी अपर्दन कर देती हैं। जो सहायक धाराओं पर निर्भर करता है ये वाला अपर्दन भी। ये क्या होता है, आपका जो रिल इरोजन होता है, जो आपकी छोटी छोटी सरिताएं होती हैं, नदी की जो सरिताएं इधर उधर निकली होती हैं उनकी जो छोटी छोटी जलधाराएं बन जाती हैं वो क्या करती हैं, अपने साथ मिट्टी की जो वो ऊपरी परत होती है उसको बहाकर ले जाती हैं। फिर आपका आता है गली इरोजन या अवनलिका। ये भी सरिता का ही विकसित रूप होता है। जब नलिका अपर्दन पर नियंत्रण नहीं किया जाता है, जब रिल इरोजन होता है और हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो वो क्या पृष्ठ तक पहुंच जाता है और इस रूप में वो एक गली का धारण या अवनलिका का रूप धारण कर ले जाता है और इस तरह से जो वनस्पति का आवरण है वह विकसित हो जाता है। तो आपकी सॉइल को जो है उसके ऊपर वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है। फिर आपका आता है सरिता तटीय अपर्दन यानी स्ट्रीम बैंक इरोजन। ये किससे होगा, जो सरिताओं का तीव्र प्रवाह होता है ये उसके उपरांत होता है। ये मेनली कहाँ होता है, जो तटीय भाग होते हैं वहाँ क्या होता है, जो सरिता के ये जो अपर्दित घाटी होती है उसको चौड़ा कर देते हैं और उसमें क्या हो जाता है, फिर नदी की सर्पिलाकार जो सर्पेंटाइन टाइप मेंडर्स बन जाते हैं और उससे भी आपका सॉइल इरोजन होता है। तीसरा आपका आता है विंड इरोजन या वायु अपर्दन।
वायु शक्ति भी मृदा के कणों को काटकर प्रवाहित करके कहीं और निक्षेपित कर देती है। इसी को हम वायु अपरदन कहते हैं। वायु अपरदन जो है मृदा कणों के ढीले होकर विभाजित होने से शुष्क अवस्था में होता है। इसमें मृदा आवरण चिकना एवं नंगा हो जाता है और इस तरह से मृदा का लॉस होता है या मृदा के गठन में परिवर्तन हो जाता है, पोषक तत्वों का नाश होता है, उत्पादकता का नाश होता है और वायु प्रदूषण जो है वो तलछट का निक्षेपण होता है। जो वेस्टर्न अफ्रीकन पश्चिमी अफ्रीका देश है, जो सहारा रेगिस्तान है, वहाँ पे इस तरह का वायु प्रदूषण बहुत अधिक देखने को मिलता है। जहाँ जो निक्षेपण होता है, जो प्रवाहित हो जाती है रेगिस्तान से, उनको हरमाटन कहते हैं। और जो पश्चिमी यूरोप है उसमें पासेटेस्टाप द्वारा होता है। तो इस तरह से ये जो है ये एक स्थान जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं वह मिट्टी की जो टॉप लेयर या सबसे उच्च लेयर अपर लेयर होती है उसको प्रवाहित करके उसका कहीं और निक्षेपण कर देती है। और जो वायु अपरदन होता है सबसे ज़्यादा खुले मैदानों और मरुस्थलों में होता है। इसमें भी जलवायु की अहम भूमिका होती है, क्योंकि जो आपके मरुस्थलीय भाग हैं वहाँ तो अपक्षन की क्रिया को जलवायु नियंत्रित करती है। एज अ रिजल्ट वायु अपरदन तलछट उपलब्ध होती है। और वायु जो अपरदन है इसको करने में सबसे अधिक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वह मृदा की प्रतिरोधक क्षमता, सॉइल रेजिस्टेंस, सतही कटक वर्षा और वनस्पति इम्पॉर्टेंट होते हैं। अर्थात जो वायु अपरदन है वो अधिकतर या तो सॉइल की रेजिस्टेंस पावर या जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता है या आपकी वर्षा है या वनस्पति है, इसका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। फिर आपका चौथे नंबर पे आता है समुद्री अपरदन या मेराइन इरोजन। समुद्रों में इरोजन किसके द्वारा होगा? जो वहाँ की लहरें हैं या जो वेव्स हैं। तटीय भागों में जो झीलें हैं या नदियाँ हैं इसमें भी इनका प्रभाव रहता है। इससे क्या होता है, नवीन भू आकृतियाँ बन जाती हैं। जो समुद्र तट की लहरें होती हैं वो उपरांत अपरदन जब करती हैं तो उसके उपरांत भू आकृतियाँ बनती हैं। कई तटीय क्षेत्रों में जल प्राप्त करके दलदल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और कहीं पर पानी की तीव्र गति से बार बार स्थल की ओर आने से गहरे नालियों का निर्माण हो जाता है। तटीय और समुद्री अपरदन जो है वो सागरीय जल में गति के कारण होते हैं, यानी कि जितनी वेव्स फास्ट हैं, स्पीडीली हैं, उतना ज़्यादा अपरदन होता है। जब इसमें समुद्र में तूफान आते हैं या वाष्पन होता है या नदियों भूकंप है, ज्वार भाटे आते हैं, इन क्रियाओं के कारण आपका अपरदन होता है। और एज अ रिजल्ट जो आपके तटवर्ती मृदाएं हैं वो लवणीय हो जाती हैं। तो समुद्री अपरदन भी पर्यावरण अवनयन में सहयोग करता है, मतलब ये भी एक तरह से आपके एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है। 5th नंबर पे आपका आता है मानवीय क्रियाओं द्वारा अपरदन। कई बार जो इरोजन होता है उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड होती हैं। हमको ये पता है मानव जो है वह एक लालची प्राणी है। उसको अपने लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह ये नहीं सोचता है कि उसका वैज्ञानिक कारक ढूंढकर उसको त्वरित करना चाहिए या उसको यूज़ करना चाहिए, पर वो तो अवैज्ञानिक कारकों को ही इस्तेमाल करता रहता है। फिर हमारी जो कृषि पद्धतियां हैं, फिर भूमि का गलत उपयोग है और फसलों की लगातार हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। एक टाइम था जब हमारे यहाँ सिर्फ रबी और खरीफ क्रॉप्स होती थी। हम एक इंडिया का एग्जाम्पल ले लें, लेकिन आज हम कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, पंजाब हरियाणा जैसे, वो एक ही फसल को साल में 3 बार बोकर उत्पन्न कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये क्या है? अविवेकपूर्ण कृषि पद्धतियाँ। फिर हमारा जो पशुचारण है वह भी अनियंत्रित हो चुका है। और सबसे बड़ा जो वन उन्मूलन है, डिफॉरेस्टेशन, इन सब के कारण भी हमारा मृदा का ये अपरदन या इरोजन होता है। लास्ट में हम देखेंगे कि
एक स्पेशलाइज्ड इरोजन भी है, एक विशेषीकृत अपरदन भी होता है। ये 3 प्रकार से, जैसे एक तो पीठिका पेडेस्टल, चरम पिनैकल तथा एक न्यूनता वाला स्लंपिंग अपरदन समाहित है। इसमें क्या है, जो पीठिका अपरदन है वो स्प्लैश द्वारा होता है, और जो चरम अपरदन है पिनैकल है वो अवनलिकाओं में ऊर्ध्वाकार रूप में होता है। यानी ये जो स्पेशलाइज्ड इरोजन है ये भी तीनों एक तरह से हमारे किससे, नेचर द्वारा हैं। और ये जो हमारे स्प्लैश ऑफ वाटर है या जो हमारी नलिकाएं बन रही हैं उनमें इलोंगेटेड वर्टिकल रूप में हमको ये सब देखने को मिलता है। अब अगर हम देखते हैं कि हमारे मृदा अपरदन के कारक तो ये हैं, पर इनके द्वारा हमारे को प्रमुख जो हमारी अपरदन है इसको प्रभावित कौन कर रहा है, ये जो फैक्टर्स कौन से हैं जो आपके कारक, या ऐसे कौन से कारक हैं जो मृदा अपरदन को प्रभावित कर रहे हैं। ये तो हमने फॉर्म्स देखे कि हमारे अपरदन किस तरह से हो रहा है, कितने प्रकार का अपरदन सॉइल इरोजन हो रहा है। अब इनको प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर्स कौन से हैं, तो वो भी हम देखेंगे कि 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जलवायु फैक्टर्स। आपको ये पता है वर्षा, तापमान, वायु, आर्द्रता हमारी सॉइल को या मृदा को प्रभावित करती है। दूसरे आपके आते हैं स्थलाकृतिक कारक। आपको पता है ढाल का क्रम, जो डिग्री ऑफ स्लोप है, अगर बहुत तीव्र स्लोप होगा तो आपकी मिट्टी, पानी, हवा सबके साथ बहकर नीचे आ जाएगी, उसका डेपोजिशन और निक्षेपण नीचे हो जाएगा, और वो जो ढाल है वो बेयर या खुले होते जाएंगे। फिर ढाल की लंबाई कैसी है, कितना लंबा ढाल है, या जो जल ग्रहण की आकृति कैसी है, आकार कैसा है, ये सब चीज़ें भी आपके मृदा अपरदन को प्रभावित करती हैं। देन कम्स योर वानस्पतिक कारक या वेजिटेटिव फैक्टर्स। आपको ये देखना पड़ता है कि किस प्रकार की वहाँ वेजिटेशन है, किस प्रकार की वनस्पति है, वनस्पति का घनत्व क्या है, वृद्धि की अवस्था क्या है, या जड़ तंत्र प्रमुख है वहाँ का। ये सारे फैक्टर्स आपकी सॉइल को, वेजिटेशन क्या है, बांध के रखती है। वेजिटेशन आपकी मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपित होने के लिए रोकती है। फिर आपके सॉइल फैक्टर्स में आपका सॉइल की संरचना कैसी है, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका टेक्सचर या गठन कैसा है, उसमें जैविक पदार्थ कौन से हैं, उसमें मॉइस्चर कंटेंट या नमी तत्व क्या है, ये सब मृदा की सुगठनता के लिए प्रमुख हैं। अर्थात जो एडेफिक फैक्टर्स हैं या सॉइल फैक्टर्स हैं या मृदा कारक हैं, ये भी आपके सॉइल इरोजन को प्रभावित करते हैं। फिर आपका आता है लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर या पशुचारण या कृषि। तो ये भी आपकी मृदा को प्रभावित करते हैं। और हम ये देखते हैं कि जो हमारे मृदा अपरदन है, जो वो पर्यावरण का स्वरूप परिवर्तन होने लगता है। जब परिवर्तन होगा पर्यावरण में तो अनेक विषमताएं आने लगेंगी, क्योंकि नेचुरल है आपका, जहाँ पे साधारण धरातल था वो बीहड़ में उत्पन्न हो जाते हैं, और मृदा की उत्पादकता क्षीण होकर बंजर प्रकृति की बन जाती है। इस तरह से पर्यावरण में हमें कई प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो न्यून हो जाएगी, धरातल पर नालियां हैं, बीहड़ या अवनलिकाएं बन जाती हैं जो कि भूमि अनुपयोगी हो जाती हैं। वनस्पति के आवरण में कमी आ जाती है। वनस्पति आवरण में जब कमी आएगी तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा, विकृत हो जाएगा। एक पारिस्थितिक जो संतुलन बना हुआ था वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपका पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। पर्वतीय और जो मैदानी भाग हैं उनमें अपरदन से क्या होगा, मृदा ही खत्म होती जाएगी, मृदा की उत्पादकता में कमी आती है, चारागाह समाप्त हो जाते हैं, मरुस्थल की प्रक्रिया जो है वो बेकार होती, मरुस्थलीकरण क्या है, बढ़ता जाता है, और प्राकृतिक प्रकोप जो है, बाढ़ है, सूखा है, इन सब में वृद्धि होने लग जाती है। जब हमको ये पता है कि जो मृदा है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिस पर
प्रत्येक देश की जो अर्थव्यवस्था है वो निर्भर रहती है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वहाँ के पर्यावरण को नियंत्रित कौन करता है? मृदा करती है। अर्थात पर्यावरण को मृदा अपरदन असंतुलित करता है, इसीलिए मृदा अपरदन पर नियंत्रण अत्यावश्यक हो गया है। इसको अब हम जब मृदा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम मृदा अपरदन का प्रबंधन किया जा सकता है। तो अब आपको इसमें सॉइल इरोजन में सबसे पहले सॉइल इरोजन क्या है, फिर सॉइल इरोजन जो है उसको हम किस रूप में कितने रूपों में देख सकते हैं, हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और फिर हम ये देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो सॉइल इरोजन को प्रभावित करते हैं और उनके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं। यही आपका सॉइल इरोजन है।